Hello everyone. Welcome to this webinar by Sri Tara School of Mental Wellbeing. Please show me a thumbs up if you can see me and hear me clearly. Okay. I'm Surbhi Khurana, one of the mentors at Sri Tara. Today's webinar topic is fear. So firstly, our founder, Mrs. Shanti Pahwa, will tell what is fear and what is panic and anxiety attack, and how till a point this fear is normal, natural, and useful. But after a point, why this fear becomes panic or an anxiety attack. She will also tell you how unclarity is the main reason for fear. And then she will talk about the fear of death and the pain caused by it. After that, Mansi, another mentor at Sri Tara, will summarize what Shanti Pahwa has explained. And then again, Shanti ji will take up a question we got on WhatsApp on fear of public speaking. Another important announcement for today is that we will cover this topic of fear in 2 to 3 webinars. So during or after this webinar, you can send us your questions or issues related to fear in the chat box or on the WhatsApp number, which is on screen right now. In the next webinar, we will be talking about real and imaginary fears and what can be done about these fears. Over to Mrs. Shanti Pahwa. क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी. ओके. सभी को नमस्कार. आज का टॉपिक है फियर. डर शब्द और डर की फीलिंग से आप सभी परिचित हैं. एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो डर शब्द से तो परिचित नहीं होता, लेकिन डर की फीलिंग से वो भी गुजरता है. बच्चा जब पैदा होता है तो वो तेज आवाज का और गिरने का डर लेकर पैदा होता है. यानी हम सभी कभी ना कभी तो डरते ही हैं, और ज्यादातर लोगों के लिए ये डर समस्या नहीं बनता. लेकिन कंफ्यूजन तो हम सभी को होता है कि जितना हम डरते हैं क्या उतना भी डरना उचित है? क्या इस डर को खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है? करीब करीब सभी को ऐसा लगता है कि जितना मैं डरता हूँ, दूसरे लोग या कुछ लोग ऐसे हैं जो इतना भी नहीं डरते. और कुछ लोगों को तो इतना डर लगता है कि पहले तो उन्हें अंदर घबराहट होती है, फिर वो कांपने लगते हैं, या उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, या वो पसीने से नहा जाते हैं. तब इसे पैनिक अटैक या एंजाइटी अटैक भी कह दिया जाता है. देखिए, ये घबराहट और पसीना आना या दिल का धड़कना वास्तविक है. जैसे कोई छोटा बच्चा अपने पीछे की परछाई को देखकर डरकर रोने लगता है और कहता है कि भूत उसके पीछे पड़ गया है, तो उसका रोना रियल है, लेकिन वो भूत रियल नहीं है, पर वो बच्चे को रियल लग रहा होता है. ऐसे ही तुम्हारे डर के पीछे भी कोई ना कोई विचार होता है. जैसे कि तुम्हारा कोई अपना कहीं बाहर है तो चिंता होती है कि उसका एक्सीडेंट ना हो जाए. कोई अपना बीमार है तो विचार आता है कि उसकी डेथ ना हो जाए. ये वास्तविकता नहीं है, वो सिर्फ विचार है. वो एक पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है. एक पॉपुलर कोट भी है कि वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी. तभी तो हम जिन विचारों से डरते हैं 99% चांसेस होते हैं कि वैसा कुछ हो ही ना. लेकिन इस तरह के विचार या आशंकाएं या चिंताएं डर तो पैदा करती हैं. चिंता किस बात की है? किसी खतरे की, किसी नुकसान की, किसी डर की वजह से ही तो है चिंता. कहा शांति जी आपने, भविष्य की चिंता ही तो डर है. कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं नौकरी ही ना मिले, या मिली हुई नौकरी छूट ना जाए, कहीं मेरे घर वाले मुझसे इतने नाराज ना हो जाए कि मुझे घर से ही निकाल दें, या फिर मेरे मदर फादर को कहीं इतना दुख ना पहुंचे कि उन्हें हार्ट अटैक आ जाए, या फिर वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाए, या मेरा स्पाउस मुझे छोड़कर किसी और से अट्रैक्ट ना हो जाए. ये सब वास्तविकताएं नहीं है, मतलब ऐसा भी हुआ नहीं है. ये सिर्फ विचार है. जैसे बच्चे को परछाई भूत लगती है, वैसे ही हमें लगता है ये सब हो रहा है, हो सकता है, हो गया है, और हम डरने लगते हैं. हाँ, डर और मनुष्य के अस्तित्व ने तो सृष्टि में साथ साथ ही जन्म लिया था, पर डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसे शब्दों का अस्तित्व ज्यादा पुराना नहीं है. इन शब्दों को जब तुम जान लेते हो तो इन शब्दों की पकड़ में आ जाते हो और वास्तविक कारणों से हटकर तुम सोचने लगते हो कि मुझे कोई बीमारी हो गई है जिसकी वजह से मुझे ये पैनिक अटैक्स
या एंजाइटी अटैक्स आते हैं। ऐसे में मन में एक ही भाव प्रोमिनेंट होता है कि मुझे डर लग रहा है, पर डर ऐसे ही नहीं लगता। खोलकर देखोगे तो डर के पीछे कोई विचार होते हैं, और ये विचार करीब करीब सभी को आते हैं। ये संभावनाएं हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स, हार्ट अटैक्स, नौकरी का ना मिलना या नौकरी के छूट जाने की घटनाएं होती ही रहती हैं, इसलिए इन सबके विचार आते हैं। अब अगर ये विचार पासिंग थॉट्स की तरह आते जाते रहे तो कोई समस्या नहीं बनते, लेकिन कभी कभी यही विचार किसी को पकड़ ही लेते हैं और ये बात व्यर्थ होगी कि नहीं नहीं, ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए। ये सब तुम सोचते नहीं हो, ये तो वो विचार हैं जो तुम्हें आते हैं, और फिर तुम्हारे नहीं सोचने से वास्तविकताएं नहीं बदल जाती। हर संभावना तुम्हारे साथ जुड़ी ही है। तुम अगर ध्यान दो तो तुम्हें दिख जाएगा कि हर कोई किसी ना किसी डर में जी ही रहा है। मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ इस बात से। इस प्रोग्राम को करने से पहले मुझे लगता था कि मैं ही डरती हूँ, बाकी लोग तो बिंदास जीते हैं बिना किसी डर के। पर जब जब मैंने आपके कहने पर रुक कर देखा तो मेरे लिए एक आई ओपनर था कि मुझे अपने आसपास कोई ऐसा नहीं दिखा कि जिसको कोई डर ना हो। कोई असफलता से डरता है, कोई कलेश से डरता है, कोई इस बात से डरता है कि कहीं उसके अपने उससे नाराज ना हो जाएं, कोई अकेले रह जाने से डरता है। यहाँ तक कि ये जो भी दुनिया की नजर में अचीवर्स हैं, सो कॉल्ड अचीवर्स, यानी किसी ने नाम कमा लिया या पैसा कमा के नाम कमा लिया या किसी और वजह से कोई फेमस हो गया हो, तो अगर हम उनके इंटरव्यूज देखें या उनके आर्टिकल्स पढ़ें तो हमें दिखता है कि उनके भी फियर्स हैं। इसलिए तो अधिकतर इंटरव्यूज में ये प्रश्न उनसे पूछा ही जाता है कि आपके फियर्स क्या हैं। कोई कहता है कि मैं हाइट से डरता हूँ, कोई कहता है कि मैं पानी से डरता हूँ, कोई इस बात से डरता है कि कहीं मेरे अपनों को कुछ हो ना जाए, कोई असफल होने से, और कोई इस बात से डरता है कि जो मैंने पा लिया है कहीं वो खो ना जाए। हाँ, पर इससे हमें ये तो दिख ही जाता है ना कि पैसा होने पर या नाम हो जाने से हम निर्भय होकर तो नहीं जी सकते। अगर ऐसा होता तो एक बात तो तय हो जाती कि इतना पैसा कमा लो तो फिर से बाहर हुआ जा सकता है, पर ऐसा तो है नहीं। अगर ऐसा होता तो दीपिका पादुकोण, शाहीन भट्ट जो आलिया भट्ट की सिस्टर है, और कपिल शर्मा जैसे लोग भी क्यों चले जाते डिप्रेशन में। और तुम जानते हो कि राजा महाराजा भी बुद्धों के चरणों में बैठकर शांति की खोज करते रहे हैं। अब तुम अशांति कह लो या फियर कह दो, जड़ में बात तो एक ही है। अशांति या बेचैनी किस बात की होती है? कि कोई अनिष्ट ना हो जाए, यानी कुछ बुरा ना हो जाए। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अधिकतर लोगों के लिए ये डर समस्या तो नहीं बनता, पर अगर डर का कोई विचार किसी को इतना पकड़ लेता है कि उसकी रूटीन लाइफ ही हैम्पर होने लगती है, तो ये डर समस्या बन जाता है। तब ये डर हमारे मन और संबंधों के लिए नुकसानदायक है। हम किसी इंसान से डरते हैं तो हम उससे घृणा करने लगते हैं। इसलिए डर एक ऐसी चीज है जिसे हम चाहते तो नहीं है। किसी से हम नहीं डरना चाहते और हमसे भी कोई नहीं डरना चाहता। ये अलग बात है कि अगर कोई खतरा सामने हो तो हमारा डर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट की तरह काम करता है। ये हमारी सुरक्षा प्रणाली है। अगर हमारी तरफ कोई चाकू लेकर आ रहा है, या कोई बड़ा सा जानवर, या कोई ट्रक, बस या कार हमारी तरफ तेजी से आने लगती है, तो नेचुरली हमें डर लगता है। पर हम किसी इंसान से या सिचुएशन से कभी भी नहीं डरना चाहते। तब ये डर हमारे लिए पेन है, ये डर नेचुरल नहीं है। फिर हमें इसका डायग्नोसिस और क्योर की जरूरत है। यदि हम जीवन में एक बार भी किसी व्यक्ति से डरना नहीं चाहते और डर रहे हैं, या डर हमारी समस्या है, तो हमें समझना होगा कि कोई भी डर अकारण नहीं होता। तब जरूरत है इसके बारे में सोचने की, समझने की, या किसी से पूछने की। कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि बिना किसी कारण के डरता हो। हमें डर लगता क्यों है? जैसे कि हम अंधेरे में होते हैं तो किसी खतरे की आशंका होती है, इसलिए हमें डर लगता है। तो अंधेरा और खतरा निश्चित रूप से डर के कारण हैं, और हमारे अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं कि हम खतरे से डरें ताकि हम सावधान हो जाएं और अपने आप को खतरे से बचा लें। ये हमारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, यानी हमारी सुरक्षा प्रणाली है हमारे अंदर। सामने से ट्रक आ रहा हो और रोशनी है, तुम्हें सब दिख रहा है, तो तुम नहीं डरोगे, तुम साइड में हो जाओगे। कहीं से गाय आ रही है, तुम बच लोगे। इसी तरह हर तरह के खतरे से खुद को बचाते हुए ही तो
सुबह से शाम तक का जीवन हम सभी जीते हैं। हमारे आसपास इतनी तेज गाड़ियां चलती रहती हैं और भी बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम खुद को बचाते हुए निकल लेते हैं, क्योंकि रोशनी है और उसमें हम खतरे को देख लेते हैं। पर फिर भी कोई वास्तविक खतरा आ जाए तो उससे बचने की हर संभव कोशिश करना भी हमारी नैसर्गिकता है। हाँ, अभी रिसेंट एग्जांपल ही ले लीजिए, जैसे लोग कोविड से डर रहे थे तो एक लिमिट तक तो ये डर उपयोगी था। डरते थे तो मास्क पहनते थे, डरते थे तो डिस्टेंस रखते थे, डरते थे तो घरों में ही रहते थे। जो ऐसी ऐसी चीजों से नहीं डरते वो या तो छोटे बच्चे होते हैं या फिर मंदबुद्धि, वो इनके खतरों को नहीं समझते। बिल्कुल सही कहा ईरा तुमने, क्योंकि अंधेरे से और खतरे से डरना तो हमारी जरूरत है। ये डर तो इसलिए होता है ना ताकि हम सावधान हो जाएं। अंधेरा यानी अस्पष्टता, अंधेरा यानी अज्ञानता, यानी चीजों का पूरा ना देख पाना। अंधेरे और अस्पष्टता में तुम ठोकर खाओगे ही। डर अस्पष्टता से पैदा होता है। तो अब देखो कि मन में क्या अंधेरा है, क्या खतरा है। बिना अंधेरे के तो डर लगेगा नहीं, बिना खतरे के तुम डरोगे नहीं। पर मोस्ट ऑफ द टाइम तुम अपने विचारों से डर जाते हो, जबकि विचार आना नॉर्मल सी बात है। जैसे हमारी टांगों का फंक्शन है चलना, वैसे ही हमारे माइंड का काम है विचार करना। इसलिए आपके माइंड में हर वक्त विचार तो चलते ही हैं। फिर कोई भी विचार आपके मन में चल सकता है। एक्सीडेंट का विचार चल सकता है, या फिर तबीयत खराब हो तो ये चल सकता है कि मैं यहीं कोलैप्स ना हो जाऊं। आपके मन में चल सकता है कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो मैं अगले साल कहाँ होऊंगा, फिर मैं करूंगा क्या, मेरी लाइफ कैसे सेटल होगी, फिर मेरी शादी कैसे होगी। विचार चलना कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रेन में कहीं जा रहे हैं, अचानक कोई विचार आता है और आप नर्वस हो जाते हैं, तो उसके पीछे मन में किसी समस्या का विचार होता है। यानी विचारों ने आपका उपयोग करना शुरू कर दिया। आप सोचते हो एग्जाम्स के बारे में, आप सोचते हो फ्यूचर के बारे में, या ऐसा ही कोई भी विचार आपको पकड़ता है। इस तरह के विचार कोई आइसोलेटेड तो होते नहीं। कभी ख्याल आ जाता है कि मैं वॉशरूम में जाऊं और दरवाजा बंद हो और अंदर ही मैं कोलैप्स ना कर जाऊं। अब वो विचार किसी लड़की के बारे में भी हो सकता है कि अगर वो मना कर देगी तो क्या होगा, मैं उसे ये बात कहूंगा, पता नहीं वो रिएक्ट कैसे करेगी। विचार बॉस के बारे में भी हो सकते हैं कि मैं बॉस से ये बात कहूंगा तो क्या सोचेगा, क्या कहेगा, नौकरी ना छूट जाए, नौकरी तो मैं छोड़ना नहीं चाहता। मदर ये कहती रहती है, वाइफ ये कहती है, अब ना तो मैं मदर को कुछ कह सकता हूँ और ना ही वाइफ को कुछ कहा जा सकता है। इस तरह से रिश्तों को लेकर और जीवन को लेकर कुछ ना कुछ आपके मन में चलता ही रहता है। आप कह रही हैं कि इस तरह विचार चलने से जो मन में समस्याओं का धुआं उठता है, वो धुआं सभी के मन में है। सभी मतलब सभी, वो चाहे किसी कंपनी का सीईओ हो या कोई एम्प्लॉय हो या बिजनेसमैन हो या शॉपकीपर या एक्टर या फिर वो डॉक्टर जिनसे हम अपना इलाज करवाते हैं। सभी अपनी किसी ना किसी समस्या में गोल गोल घूमते ही हैं। सभी के मन में ऐसे ही है। हाँ, पर होता क्या है कि जब वो अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं तो वो समस्या का विचार कहीं साइड में दब जाता है और दूसरी तरह के विचार चलने लग जाते हैं, क्योंकि विचार बहुत तेजी से बदलते हैं। अब अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके मन में चलने लगा कि मैंने टेंडर भर तो दिया लेकिन मिलेगा या नहीं, और उधर बैंक से लोन के लिए भी मैंने अप्लाई तो किया है, अगर लोन नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने रॉ मटेरियल भी इतना खरीद लिया है, इसकी पेमेंट कैसे होगी। या कोई ना कोई विचार या कोई ना कोई समस्या मन में चलती ही रहती है। सही कहा आपने। जो भी जिसका मेन काम है, दिन भर में उससे संबंधित विचार हल्के फुल्के डर के रूप में चलते ही रहते हैं। शांति जी, एक और कॉमन डर भी है, मुझे लगता है उसके बारे में बात करना इम्पोर्टेंट है। वो ये कि हम सभी के मन में मृत्यु का डर भी होता है। कभी अपनी मृत्यु का डर लगता है तो कभी अपनों की मृत्यु का। जब हम छोटे होते हैं तो हमें अपने माँ बाप की डेथ का डर लगता है, और जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं तो हमें अपनी मृत्यु का भी डर लगता है। मन में ये ख्याल आता ही है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चे कैसे पलेंगे, और हम अपने बच्चों के लिए भी बहुत डरते हैं कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए। हाँ इरा, एक तो मृत्यु का भय होता है और एक होता है मृत्यु का दुख। मृत्यु का भय तो भविष्य में होता है और ये खुद की मृत्यु के साथ साथ अपनों की मृत्यु का भी होता है। और जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हमें दुख होता है, यानी पास्ट में हुई मृत्यु से हमें दुख होता है और डर हमें भविष्य के लिए लगता रहता है।
पास्ट में किसी की मृत्यु के दुख से हमारा भविष्य में किसी और की मृत्यु का भय बनता है। जैसे जब छोटे बच्चे मृत्यु के बारे में जानने लगते हैं, घर में किसी की डेथ हो जाए या आसपास किसी की डेथ हो जाए, या मूवी में या किसी कार्टून फिल्म में या किसी भी सीरियल में बच्चे डेथ सीन तो देखते ही हैं, तो वो देखते हैं कि मृत्यु से सब दुखी होते हैं, रोते हैं, इसलिए वो अपने पेरेंट्स की डेथ से डरने लगते हैं। मुझे लगता है करीब करीब हर बच्चे को अपने माँ बाप की डेथ का डर होता ही है, क्योंकि वो बच्चा जीना चाहता है और जीने के लिए वह डिपेंडेंट होता है अपने माँ बाप पर। तो माँ बाप की मृत्यु में उसे अपने जीवन का खतरा दिखता है। और जैसे कि अभी आपने बताया, हमारे अंदर जीवन को हर खतरे से बचाने की नेचुरल इंस्टिंक्ट है। हम जीना चाहते हैं और इसके लिए हम खुद को हर खतरे से बचाना ही चाहते हैं। पर उनका जीवन निर्भर होता है माँ बाप पर, तो माँ बाप की डेथ के विचार से डर जाते हैं। पर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका डर खुद ही कम हो जाता है। हाँ इरा, ये करीब करीब सभी के मन में चलता ही है। और मृत्यु का डर होता तो है, पर मृत्यु हमारे जीवन की वास्तविकता है और ज्यादातर ये किसी की समस्या नहीं बनता, क्योंकि बड़ी बात है जीवन। मृत्यु और जीवन में सदैव जीवन ही ऊपर है। जैसे जीवन में हम चाहते हैं कि सुख हो, दुख और कष्ट ना हो, किंतु ये चाहने के लिए जीवन तो हो और वो है, तभी तुम दुख उठा सकते हो और पूछ भी सकते हो और फिर दुख से निकल भी सकते हो। लेकिन समय से पहले की मृत्यु का हमें बहुत दुख होता है, वो रियल दुख है। ऐसे में दिल रोता है और दिल कहता है कि ना हाथ थाम सके ना पकड़ सके दामन, ना हाथ थाम सके ना पकड़ सके दामन, बहुत करीब से उठ के चला गया कोई। लगता है कि ये हो कैसे गया, अभी था अभी नहीं है। कोई अपना जब समय से पहले ही चला जाता है तो दुख हमारे साथ जीवन भर चलता है। किसी की अनटाइमली डेथ से फाइनेंशियल या फिजिकल प्रॉब्लम ना भी हो तो भी दुख बहुत होता है, लेकिन हम उस दुख के साथ साथ जीवन को पूरा ही जीते हैं। जो भी करना होता है करते हैं, खाना पीना सोना जागना, अपने काम पर जाना और भी घर के सारे काम हम करते ही हैं। यहाँ तक कि पिकनिक पार्टी शादी ब्याह बर्थडे एनिवर्सरीज सब कुछ ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जानते ही हैं कि ये ऐसा दुख है जिसका कोई उपाय है ही नहीं। जीवन के साथ मृत्यु जुड़ी ही है, जो पैदा हुआ है वो जरूर मरेगा और कहीं भी कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई कितने साल तक तो जीवित रहेगा ही। जब आप जानते हैं कि आप अभी जिंदा हैं और कल सुबह हो सकता है कि आप जिंदा ना हो, तब लगता है कि ये क्या है, ये हो क्या रहा है। मैं अभी जिंदा हूँ और हो सकता है कि कल सुबह जिंदा ना हो। इतने सारे लोग जो ठीक होते हैं और फिर अचानक चले जाते हैं, तो शुरू में तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन जब भी किसी की मृत्यु होती है तो आप कुछ ही क्षण इसके बारे में सोचते हैं, फिर आप बिजी हो जाते हैं। आपको किसी को उसी मृत्यु का समाचार देना था तो व्हाट्सएप पर उस समाचार भेजने में बिजी हो गए, फिर किसी से बात करने लगे या कुछ और ही सोचने लग गए, और आपके सामने मृत व्यक्ति पड़ा होता है लेकिन आप मृत्यु को भूल जाते हैं। अगर आप खुद को अपनी मृत्यु की याद दिलाएं, इस बात को गहरा होने दें, इसे हर पल याद रखें कि आप कभी भी मर सकते हैं, आप अमर नहीं हैं। ये कोई नेगेटिव सोचना नहीं है, ये वास्तविकताओं में जीना है। जब आपको मृत्यु याद रहती है तभी आप जीवित होने के महत्व को भी समझ पाते हैं, तभी आपके अंदर जीवित होना खिल उठता है। खैर, फियर ऑफ डेथ के और भी आयाम हैं और इसके बारे में हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और जैसा कि आपको सुरभि ने भी बताया कि हम इसी विषय पर और भी वेबिनार करेंगे, और अब जो भी मैंने कहा मानसी उसको समराइज करेंगी। ओवर टू मानसी। Good evening, everyone. In today's webinar, we have learned that our fears, doubts, anxieties, stress, all these are normal to a certain extent. These are normal and natural. You must have observed that achievers or any famous personalities many a times have been asked in interviews about their fears. They are being asked that someone as successful as you can also have fears. Well, you see, we don't get rid of fears by having fame, money by our side. Rather, at times, for such people, it becomes a grave problem. We've also learned for many these fears, anxieties are not a problem. But when any one of those thoughts gets stuck in your head,
or you overthink about that fear of yours so much so that your routine life gets hampered by it, then it becomes a problem. And for all these issues, we have terms like depression, mental illness, anxiety disorder. And we start feeling being a victim or someone who is sick and have to live with it till the treatment is in process. Rather, you just have to take a pause to think that why my fears are larger than life. Every fear is driven by some thought. If there are problems, then there has to be a reason behind it. Nobody fears out of nothing, but to know the real cause of your fear or to be aware towards the real reason of your fear and the degree, or to know the intensity of your fear is the real solution. So being fearful of darkness or danger is normal and natural, and they're also helpful to a certain extent to help us to stay away from danger or be cautious about it. But if you are in a dark room and there's nothing dangerous in your surrounding and you're still fearing, then it's not normal. Then you need to seek help. Most of the times, our fears are generated from our thoughts, whereas having thoughts are normal. Our mind's job is to think, to have thoughts. If a thought is making us nervous about something, then we have to pause and reflect on that thought as why is it making me nervous? Just having a thought is not a problem. The reason behind those thoughts which is making you nervous is your real problem. So if fear is your problem, then you have to work upon the fear, which is a trigger behind your thought. You need to know your real fears. You need to identify all the aspects of your fear and work upon it. If you're looking for healthy mind, then please join us to understand the realms of fear. जैसे शांति जी हमें कहती हैं, कुछ कदम चलकर देखिए हमारे साथ, ना हो आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत, तो अपने जीने का ढंग मौजूद ही है आपके साथ. Now, Shanti Baba will answer your question received on a WhatsApp. Over to Shanti ma'am. आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके. अब मैं आपका प्रश्न लेती हूँ जो किसी ने व्हाट्सएप पर पूछा है किसी ने कि मैं पब्लिक स्पीकिंग के डर से कैसे निकलूं. इसके लिए क्या आप जानते हैं कि सबसे कॉमन डर कौन से हैं? सबसे कॉमन डर है इंजेक्शन का डर, इंसेक्ट्स का डर, हाइट्स का डर, और इनसे बड़ा डर लोगों को होता है पब्लिक स्पीकिंग का. इसका टेक्निकल नाम है ग्लॉसोफोबिया. इसे स्टेज एंजाइटी भी बोला जाता है. ये हर 3 में से एक इंसान को होता है. एक रिसर्च के हिसाब से लोगों के मन में पब्लिक स्पीकिंग का डर डेथ और डार्कनेस के डर से भी ज्यादा होता है. इस डर को निकालने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें इस डर से निकलना ही क्यों है. क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग वैसे तो ऑप्शनल बात है, आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते. हाँ, अगर आप किसी मल्टीनेशनल में काम करते हैं तो मीटिंग्स में आपको जो बोलना होता है तो वो तो कम्युनिकेशन की समस्या है. आज हम उसकी बात नहीं कर रहे. आज हम बात कर रहे हैं स्टेज फियर की. होता क्या है कि जब लोग किसी को स्टेज पर बोलते हुए देखते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि हमें भी ऐसे ही स्टेज पर बोलना आना चाहिए. उनसे पूछो कि क्यों बोलना चाहते हो स्टेज पर, तो उनका जवाब होता है कि अच्छा लगता है. ऐसा करने से लोग पहचानने लगते हैं और जब लोग तालियां बजाते हैं तो एक अच्छी सी फील आती है और लोगों को लगता है कि इससे पैसा भी आता ही होगा. यानी पब्लिक स्पीकिंग जुड़ा है मजे से, नेम से, फेम से और मनी से. और फिर ये भी होता है कि हम किसी को जो भी करते हुए देखते हैं हमारा मन वही करने को होता है. किसी को डांस करते हुए देखा तो लगता है हमें भी आना चाहिए. किसी को गिटार बजाते हुए देखा तो लगता है हमें भी सीखना चाहिए. कॉलेज में किसी को ड्रामे में या डिबेट में पार्टिसिपेट करते देखा तो लगता है हमें भी करना है. क्यों करना चाहते हैं ये तो सोचते ही नहीं. जो लोग कर रहे हैं वो इसमें कितना पैसा, कितना टाइम, कितनी मेहनत इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं करी जाती. हम सभी 100 काम करना चाहते हैं, खूब सारे पैसे कमाना चाहते हैं, सभी को खुश रखना चाहते हैं, खुद भी खुश रहना चाहते हैं, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, एंड सो ऑन एंड ऑन. तुम 100 काम करना चाहते हो पर लिमिटेड टाइम, लिमिटेड एनर्जी, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ.
अब ऐसा होता क्यों है, यानी हम क्यों सब कुछ करना चाहते हैं? वो इसलिए कि ये हमारे मन का स्वभाव है कि हमें सब कुछ ही चाहिए। तभी तो कहा जाता है कि ये दिल मांगे मोर, और मन चाहा ना मिलने से मन को पीड़ा होती है, और मन के संबंध में इतना जान लेने से उस पीड़ा का कोई इलाज नहीं होता, और ना ही इस जानने से हम ये जान पाते हैं कि मन को क्या क्या और कितना कितना मिलना ही चाहिए। इसलिए मन समझ नहीं पाता कि क्या करे, क्या छोड़े, क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है। तो पहली बात तो ये कि ये मन की बड़ी साधारण और आम स्थिति है। ये मैं आपको कोई सांत्वना नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं आपकी पब्लिक स्पीकिंग से डर की समस्या को गैर जरूरी बताकर उसे नजरअंदाज करने के लिए कह रही हूँ। और दूसरी बात ये भी है कि किसी के लिए भी ये संभव नहीं है कि वो सब कुछ कर सके, और ना ही इसकी जरूरत है। दुनिया में इतना कुछ है सीखने को और करने को, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ तो नहीं पर बहुत कुछ कर भी लेते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या उससे जो उन्होंने सोचा था वो पा लिया? जानती हूँ इस सब के जानने से भी आपका पब्लिक स्पीकिंग का डर नहीं भागेगा, लेकिन हमें इस समस्या के कारणों को और इस समस्या के सभी पहलुओं को तो देखना ही होगा, और इसलिए ये तो समझना होगा कि सभी का मन ऐसा ही है और सभी सब कुछ ही करना चाहते हैं। इसी के लिए सभी का मन भाग रहा है और सभी का मन पीड़ा में भी है, और इस पीड़ा के मूल कारणों में से एक ये भी है कि आपकी अस्पष्ट सी कल्पना है कि दूसरे लोगों को तो वो सब मिल गया जो वो पाना चाहते थे, बस मैं ही रह गया हूं। अब तुम्हारी कल्पना यदि पूरी नहीं होती तो सवाल ये उठता है कि तुमने क्या देखा, क्या सुना, क्या समझा, क्या कल्पना कर ली, क्या पाने के लिए क्या प्रयास किए और क्या नहीं किए। जिन्हें वो सब मिला है, जो भी वो चाहते थे तुम्हारी नजर में, तुमने कभी ये नहीं खोजा कि उनके मन के क्या हाल है। तुम पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो लेकिन तुम्हें डर लगता है, तो क्या तुमने साफ साफ उन तरीकों को समझा, उन रास्तों को जाना जिन पर तुम चल रहे हो? तुम चलते ही जा रहे हो, कहीं नहीं पहुंचे तो भी, जो मिला था, जो सोचा था वो मिला नहीं तो भी। वो डियर जिंदगी मूवी में शाहरुख खान आलिया भट्ट से कहता है ना कि कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना ही चाहिए। पर क्यों? हम आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते, खासकर तब जब हम उस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम्हें मुश्किल काम करना ही क्यों जरूरी लगता है? असल में हम सुन लेते हैं इधर उधर से कि मजा है संघर्ष में, या लाइफ इज स्ट्रगल, लाइफ का मजा चैलेंजेस लेने में है। तो सीधी सादी आसान सी जिंदगी हमें रास नहीं आती। खैर, तुम पब्लिक स्पीकिंग के डर को भगाना चाहते हो, लेकिन बिना सब पब्लिक स्पीकिंग किए। वो तो ऐसे ही है जैसे कि बिना स्विमिंग पूल में उतरे स्विमिंग सीखना। देखिए, जहां तक बात पब्लिक स्पीकिंग के डर से निकलने की है, तो पहले तो ये जान लो कि इस डर से निकलने की तुम्हारी जरूरत कितनी है। क्या तुम पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हो या सिर्फ इसके डर से निकलना चाहते हो? अगर करनी है तो क्यों करनी है? आप बताना क्या चाहते हो लोगों को? आप क्या बोलना चाहते हो और क्यों बोलना चाहते हो? क्योंकि कहा जाता है कि अ वाइज मैन स्पीक्स बिकॉज ही हैज समथिंग टू से, बट अ फूल स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू से समथिंग। यानी बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलता है क्योंकि उसे कुछ कहना है, उसे तो बस कुछ बोलना है। तो पहले तो जरूरी है ये देखना कि आप कैसी पब्लिक स्पीकिंग करना चाहते हैं। क्या आप स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं, या आप मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहते हैं, या फिर यूट्यूब पर अपनी वीडियोस डालकर यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या ऐसा ही कुछ और? खैर, आप कुछ भी करें, इन सभी के लिए जरूरी हो जाता है ये देखना कि क्या जो आप बताना चाहते हैं उस कंटेंट की लोगों को जरूरत भी है। क्योंकि बच्चे तो कुछ भी सुन लेते हैं, लेकिन एडल्ट्स ऐसे नहीं सुनते। एडल्ट्स आप बात सुने इसके लिए नीड करनी पड़ेगी, नहीं तो वो नहीं सुनेंगे, उनका इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। बात अगर उनकी जरूरत की होगी तभी वो इन्वॉल्व हो पाएंगे। और फिर तुम्हारा 1, 2
या 4 बार का कंटेंट भी काफी नहीं होता, तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए भी सोचना होता है। पब्लिक स्पीकिंग कोई टैलेंट नहीं है, ये तो तुम्हारी कंटेंट की क्लैरिटी से और प्रैक्टिस से आ सकता है। हर पब्लिक स्पीकर शुरू में उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना वो 5वीं बार या 10वीं बार होगा। किसी का भी तुम देख लो पहला वीडियो और बाद के वीडियोस, तुम्हें दिख ही जाएगा। कोई कहता है कि मैं तो पहले वीडियो में तो कंटेंट ही भूल गया था, कोई कहता है कि मैं तो बहुत ही नर्वस हो गया था, बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाया। मेन बात तो उस सब्जेक्ट पर तुम्हारी खुद की क्लैरिटी की है, और उसके बाद बात आती है प्रैक्टिस की। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही डर कम लगेगा। आजकल तो हमारे पास प्रैक्टिस के इतने अच्छे अच्छे टूल्स भी हैं, जैसे कि अपनी प्रैक्टिस की वीडियो बनाकर एक बार बिना वीडियो को देखे सिर्फ आवाज पर ध्यान दो, और जहां कमियां दिखे उन्हें ठीक कर लो। दूसरी बार आवाज को म्यूट कर लो और वीडियो पर ध्यान दे लो। और इस पब्लिक स्पीकिंग को कैसे करना है, इसके बारे में तो ढेरों वीडियोस इंटरनेट पर हैं, इसलिए मैं उस सब की तो बात ही नहीं कर रही। मेन बात है कि हमारा पब्लिक स्पीकिंग का डर कैसे निकले। इसके लिए एक तो हमारा कंटेंट पर होल्ड हो, और दूसरा हमारी इनफ प्रैक्टिस हो। जैसे जैसे तुम परफॉर्म कर लोगे तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। और एनफ प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के बावजूद कभी कभी कोई चूक हो ही सकती है, तो वो नॉर्मल है, नेचुरल है, ह्यूमन है। क्योंकि गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस इतना ही तो करना है कि उठकर फिर से चलना है। खैर, आप सभी का धन्यवाद करते हुए मैं यही समाप्त करती हूँ, और अब सुरभि इसको समराइज करेंगी। ओवर टू सुरभि। Hi. As Shanti ji just told you, fear of public speaking is very common. And before getting out of the fear of public speaking, we will have to know what is the need to get out of this fear. Do you want to speak publicly, or do you just want to get out of this fear? Public speaking is linked with name, fame, and money. That is why we want to speak publicly. And there are lots of other things like this which we want to do. But we have limited time, limited energy, and limited resources. So it's not possible for everyone, or in fact, not possible for anyone to do everything. And there is no need for that either. Shanti ji spoke about various sides of public speaking. According to her, public speaking is not a talent. It comes from the clarity of your content and practice. So you must have a hold over your content, and you must have content ready for long term. Also, you have to see that there is a need for your content. And it's not possible to first become fearless and then start public speaking. As you keep speaking publicly, your fear will diminish. And even after enough preparation and practice, sometimes you forget or fumble. That is normal, natural, and human. So this is our third webinar, and I'm sure by now you know that our concern is your relationship and emotional issues. If you're looking for solutions to your issues and want to be associated with our team to resolve your issues and get all your cross questions answered, then you can contact us on our WhatsApp number, which is on screen right now, and we will assign you a mentor who will guide you through this systematic process. Thank you so much for listening to us and giving us your valuable time. Hope you found this webinar worth your while. In the next webinar, we will be talking about real and imaginary fears and what can be done about these fears. If you want to hear more from us, please subscribe, like, and share our YouTube channel, Facebook page, and our Insta handle. The links for same have been posted in the chat. Also, to get notification on such webinars, you can join our WhatsApp group. For that, just WhatsApp us on the mobile number on screen right now, saying add to the Shritara WhatsApp group, and we will add you to it. Thank you. Hope to see you all in our next webinar. Thank you again for your time.